नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो कूटनीति, संघर्ष और रातों रात हुए एक ऐतिहासिक पलायन की कहानी है। आज की इस चर्चा में हम उन प्रत्यक्ष साक्ष्यों और तथ्यों पर नजर डालेंगे जिन्होंने तिब्बत को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र से चीनी नियंत्रण वाले क्षेत्र में बदल दिया। बिना किसी देरी के चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है 17 मार्च 1959 की एक बेहद तनावपूर्ण रात की। दलाई लामा के मुख्य सलाहकार, जिन्हें स्टेट ओरेकल कहा जाता था, गहरे ध्यान में बैठे थे। अचानक वो उठते हैं, एक नक्शा बनाते हैं और तुरंत भेष बदलकर पोटाला पैलेस से भागने की सलाह देते हैं। उनके शब्द बिल्कुल साफ थे, जाओ, आज रात ही जाओ। और ठीक उसी वक्त महल के बाहर दो बड़े धमाके होते हैं। यहीं से उस ऐतिहासिक पलायन की शुरुआत हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एस्केप फ्रॉम लासा, द कैटलिस्ट ऑफ मार्च 1959। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता को अचानक रातों रात हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में क्यों भागना पड़ा। इसे समझने के लिए हमें बस कुछ दिन पहले घटी घटनाओं पर एक नज़र डालनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक साधारण से थिएटर निमंत्रण ने एक विशाल नागरिक विद्रोह को जन्म दे दिया। चीनी सरकार ने दलाई लामा को एक नाटक देखने बुलाया, लेकिन एक अजीब सी शर्त रख दी, उन्हें बिना अपने बॉडीगार्ड्स के आना होगा। ये बात फैलते ही तिब्बती नागरिकों में अपहरण या हत्या की आशंका पैदा हो गई और लोग उन्हें बचाने के लिए भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि चीनी सेना ने पूरे ल्हासा शहर को घेर लिया और कूटनीतिक बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचा। अ हिस्ट्री ऑफ सॉवरेंटी, सेंचुरीज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इस नाटकीय पलायन के असली कारण तक पहुंचने के लिए थोड़ा इतिहास में पीछे जाना जरूरी है। याद रखिए, तिब्बत कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। यह 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल और स्वतंत्र भूभाग था। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो तिब्बत का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 7वीं शताब्दी में यरलुंग राजवंश से लेकर 1240 के मंगोल आक्रमण तक और फिर 1720 में किंग राजवंश के प्रभाव तक का लंबा इतिहास है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 1912 में किंग राजवंश के पतन के बाद तिब्बत ने चीनी सैनिकों को बाहर कर दिया और अपनी पूर्ण आज़ादी की घोषणा कर दी। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना से पहले तक लगभग 40 सालों तक तिब्बत ने एक स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र के रूप में काम किया। यहां पर तिब्बती बौद्ध धर्म के लीडरशिप स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर होते हैं दलाई लामा, जो सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता हैं। उनके ठीक नीचे आते हैं पंचेन लामा। जब चीन में नई कम्युनिस्ट सरकार बनी तो उन्होंने एक बहुत ही रणनीतिक चाल चली। उन्होंने 10वें पंचेन लामा का इस्तेमाल किया, जो उस समय सिर्फ 12 साल के थे और जिन्हें पुरानी ताइवान सरकार ने नियुक्त किया था। इसी 12 साल के बच्चे के समर्थन को आधार बनाकर जनवरी 1950 में चीन ने आधिकारिक तौर पर तिब्बत पर अपना दावा ठोक दिया। द कम्युनिस्ट इन्वेजन, ब्रूट फोर्स इन द हिमालयाज। माओ त्से तुंग ने खुले तौर पर तिब्बत को आज़ाद कराने और उसे मातृभूमि के साथ जोड़ने की घोषणा कर दी थी, और बहुत जल्द ये राजनीतिक बयानबाजी एक जबरदस्त सैन्य हमले में बदल गई। इस संघर्ष का पैमाना चौंका देने वाला था। इस आंकड़े पर गौर करना जरूरी है। 1950 में लगभग 40 से 80 हजार चीनी सैनिकों की एक विशाल फौज ने यांगजी नदी पार की और तिब्बत में घुस गई। अब इसे इस तरह समझिए, उस समय पूरे तिब्बत की कुल आबादी ही मुश्किल से 10 लाख थी। इतने बड़े पैमाने पर सेना का आना एक पूरी तरह से एक तरफा और भारी सैन्य कार्रवाई थी। ब्रोकन प्रोमिसेस एंड अपराइजिंग, द 17 पॉइंट अग्रीमेंट। जब संयुक्त राष्ट्र ने इस आक्रमण की कड़ी निंदा की तो चीन ने अपनी कार्यवाही को कानूनी रूप देने के लिए एक नई कूटनीतिक रणनीति अपनाई। 1951 में एक तिब्बती डेलीगेशन को बीजिंग बुलाया गया और उन पर इस 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का भारी दबाव डाला गया। इसमें साफ लिखा था कि तिब्बती लोग एकजुट होंगे और मातृभूमि यानी चीन के परिवार में लौट आएंगे। हैरानी की बात यह है कि इसके लिए 15 वर्षीय दलाई लामा से कोई सलाह तक नहीं ली गई थी और इसी समझौते के साथ कागजों पर तिब्बत की संप्रभुता खत्म कर दी गई। शुरुआत में तो चीन ने स्वायत्तता देने और बौद्ध धर्म का सम्मान करने का वादा किया था, लेकिन असलियत में जमीन पर एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र की नीति थोपी जा रही थी। लोगों ने अपनी संस्कृति को मिटते और गांवों को जलते हुए देखा। 1956 आते आते दलाई लामा की मुलाकात भारत में तिब्बती गुरिल्ला लड़ाकों से हुई और आखिरकार
इन्हीं टूटे वादों की वजह से 1959 में ल्हासा में वो ऐतिहासिक पूर्ण विद्रोह भड़क उठा। और अब हम वापस लौटते हैं उसी खौफनाक मार्च की रात पर। चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों से बचने के लिए दलाई लामा और उनका परिवार भेष बदलकर सिर्फ रात के अंधेरे में सफर करते थे। इस 14 दिन के जानलेवा सफर में उन्हें जिंदा रहने के लिए कभी कभी कीड़े मकोड़े तक खाने पड़े। CIA द्वारा प्रशिक्षित तिब्बती लड़ाकों ने इस दौरान उनकी सुरक्षा की और अंततः अरुणाचल प्रदेश की सीमा पार करने के बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें शरण दी। कल्चरल डिस्ट्रक्शन एंड आफ्टरमैथ, द डिकेड ऑफ डेवस्टेशन। मार्च 1959 के अंत तक चीनी सेना ने ल्हासा पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया और तिब्बती सरकार को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो तिब्बती संस्कृति के लिए विनाश का एक लंबा दशक साबित हुआ। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। 1966 से 1976 के बीच अनुमान है कि लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 6000 से ज्यादा ऐतिहासिक मठ और मंदिर नष्ट कर दिए गए। 80% जंगल खत्म हो गए और एक ऐसा इलाका जहां कभी अकाल नहीं पड़ा था, वहां 3 लाख से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। इसी भारी तबाही का नतीजा था कि आगे चलकर 1980 के दशक के अंत में और 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। द फ्यूचर ऑफ तिब्बत, जियोपॉलिटिक्स एंड रीइंकार्नेशन। अगर आधुनिक परिदृश्य को देखा जाए तो तिब्बत में किया गया ये ढांचागत बदलाव कोई इकलौती घटना नहीं लगती, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा नजर आती है। तिब्बत का ये मॉडल अन्य क्षेत्रों में भी साफ दिखाई देता है, चाहे वो शिनजियांग हो, जहां 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को री एजुकेशन कैंप्स में रखने की रिपोर्टें हैं, या हांगकांग, जहां लोकतांत्रिक आंदोलनों को कड़ाई से दबाया गया, या फिर ताइवान पर संप्रभुता के लगातार दावे। ये सभी उसी एक राष्ट्र एक संस्कृति नीति की तरफ इशारा करते हैं, जहां विविधता और स्वायत्तता के लिए गुंजाइश बेहद कम है। दूसरी तरफ आज भारत में लगभग 1,50,000 तिब्बती शरणार्थी शांति से रह रहे हैं। भले ही उनके पास आधिकारिक नागरिकता नहीं है, पर उन्हें यहाँ एक सुरक्षित आश्रय मिला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दलाई लामा की उम्र बढ़ रही है, इस पूरी विस्थापित कम्युनिटी के सामने अपने भविष्य और वजूद का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और यहीं से उभरता है आज का सबसे अहम सवाल। दलाई लामा ने खुद ये सुझाव दिया है कि सदियों पुरानी पुनर्जन्म की परंपरा को छोड़कर शायद भविष्य में एक लोकतांत्रिक चुनाव का रास्ता अपनाया जाए। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा इतने कड़े राजनीतिक पहरे और सरकारी नियंत्रण के बीच अपना वजूद कैसे बचा पाएगी। तिब्बती संस्कृति और लीडरशिप का भविष्य किस करवट बैठेगा? यह इतिहास का वो पन्ना है जो आज भी भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।